हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन से ही हमारा जो एम है जेई मेंस में अच्छे मार्क्स लाना, और हम लोग पिछले सेशंस में क्या कर रहे थे, सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने 2021 मार्च के डिस्कस किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के फेब सेशन के 2021 के डिस्कस करेंगे, और उसके बाद भी पीछे के डिस्कस करते चलते रहेंगे ताकि आपको और चीजें अच्छी हो सके। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमें पीवाईक्यूज पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि जब से ये 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स जो जेई मेंस हो रहा है, ठीक है, वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, तो हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हमने ये ट्रेंड समझ लिया तो फिर बहुत टफ नहीं रह जाएगा। क्योंकि पेपर जो है वो जस्ट आपके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पे बेस्ड आ रहा है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बिल्कुल ही मैच खाते हैं। आप बिल्कुल ये परेशान मत होइए कि सिलेबस से बहुत दूर है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे तो क्या सिलेबस से दूर हो जाएंगे? नहीं, सिलेबस पे ही बेस्ड है, बट हमें एक फायदा मिल रहा है कि हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ताकि अगर हमने प्रैक्टिस सही से की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए, हम लोग इसी सीरीज पे आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। ओके, और ये उन्होंने, ये देखिए आपको बस ये देखिए ये चीजें आपको पता होती हैं, बस वो ऐसे लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ना पता हो तो मैं हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलता हूँ, ये पड़ोसी लोग हैं। ठीक है, ये पड़ोसी है। जैसे हम लोगों ने जानते होंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सबसे करीब वाला पड़ोसी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक बीसीसी का कोई भी बनाइए आप, अगर आप एक बीसीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, बीसीसी साइट अगर आप बनाते हैं तो आपको पता है कि सारे के सारे कॉर्नर्स पर होता है और सेंटर ऑफ द क्यूब पर होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ द क्यूब पर होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पर आपको पड़ोसी निकालना है इस बीसीसी आइटम का, इसका पड़ोसी निकालना है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं सीएस सीएल का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। यहाँ पर सीएस आपका बॉडी सेंटर पे होता है और सीएल कॉर्नर पे होता है। ठीक है, तो इसके पड़ोसी क्या होंगे? ऑब्वियसली यार, इसका सबसे करीबी पड़ोसी तो ये होगा। ठीक है, हम लोगों ने नरेंद्र दोस्ती सीरीज जब की थी तब भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे इसका करीबतम, सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा होगा? कॉर्नर एटम होगा, क्योंकि इससे पास कुछ नहीं हो सकता है इसका, इससे इसका पास कुछ नहीं हो सकता है, और इसके लिए भी इससे पास कुछ नहीं हो सकता। दोनों के लिए मैं वाइस वर्सा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? √3a होता है, उसका हाफ। मतलब अगर मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, तो यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो कितनी आएगी? √3a/2। तो पहली चीज तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि जो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 8 होगा, और वो कितने डिस्टेंस पे एटम रखा होगा? √3a/2 डिस्टेंस पे रखा होगा। तो यहाँ पर आपसे केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था। यहाँ उन्होंने आपसे ये बात नहीं की कि उसका नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो अच्छी बात थी, हमें यहाँ पर 8 मार्क करना था। ठीक है, वो फुली आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यूनिट सेल ऑफ कॉपर, कॉपर की यूनिट सेल है। ठीक है, और फेस सेंटर्ड क्यूब है वहां पर, और जिसकी की एज लेंथ उन्होंने ए दे रखी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू, दैट इज 3.596 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, और कॉपर जो है वो लैटिस पॉइंट पे। आप समझ रहे होगे कि फेस सेंटर्ड का मतलब सारे के सारे फेसेस पे, फेस सेंटर पे, और सारे के सारे कॉर्नर पर। इफेक्टिव यहाँ पर जो नंबर आता है एटम्स का, वो 4 एटम पर यूनिट सेल आता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सिंपल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है डेंसिटी के लिए हमारे पास एक रामबाण औषधि है, फ्रीडम अपॉन Na3। ठीक है, आपको पता है बेटा जेड की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू 63.54 या 63.5 भी रख सकते हैं नियरली, क्योंकि हमें पता है कि इतना तो हमें लर्न होना ही, मतलब लर्न होता ही ऑलमोस्ट। और Na इज नथिंग बट इज अवोगाद्रो नंबर। ए हमारा आपको पता है एंगस्ट्रॉम में है, तो आप इसे सेंटीमीटर पे नोट कर लो पहले।
बाकी वो पूछ रहा है मीटर क्यूब में, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में, तो हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे कि हमारा ट्रेंड यही होता है, हम इससे कैलकुलेट करें। सिंपल आपको क्या करना था दोस्तों, वैल्यू लिखनी थी 4 × 63.5 अपॉन Na 6.022 × 10⁻23 इंटू a क्यूब। a क्यूब इज व्हाट, a हमारा कितना है 3.596 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू तो नियरली आपकी आएगी, वो मोटा मोटा जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी 0.93 इंटू 10⁻1। ठीक है, क्या मिलेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको चाहिए डेटा किसमें, किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको चेंज करना है 1 ग्राम पर सीसी से। ठीक है, आप लोग होशियार बच्चे हैं वैसे, कर लेंगे। आपको किलोग्राम बनाना था और यहाँ पर आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में चेंज करना था, तो आपको सिंपल ये मिल गया। यहाँ से आपने सॉल्व किया, 10⁻3 आ गया, इस 10⁻3 को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आपकी कितनी बनी नियरली, वैल्यू आपकी नियरली बन गई बेटा, वो कितनी बन गई 0.93 इंटू 10⁻, कितनी 4 बन गई। और इसको अगर सॉल्व किया आपने तो 9340, ओके, और फिर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर तो 9300, नियरली इतनी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, इससे ऊपर नीचे भी वैल्यू हो सकती है, आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, बट मेरी जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो नियरली 9300 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। केवल नई चीज यहाँ पर क्या मिल रही थी, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि आपको डेटा कन्वर्जन आता है या नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी में वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक पे डेटा लेके चलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं, ओके। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर लैटिस साइड इन अ लैटिस। ओके, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं एक लैटिस में पर लैटिस। नॉर्मली ये बात हमें पता है, इसको समझेंगे कैसे, नॉर्मली हमें इसको पता है, इसको समझेंगे कैसे। आप एक बात समझिए, मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूँ चीजें। मान लीजिए आप बात करते हैं यहाँ पर एफसीसी लैटिस की बात करते हैं। ठीक है, लेट आपने एफसीसी लैटिस की बात, ठीक है, तो आपको पता है एफसीसी लैटिस में क्या होता है, सारे के सारे कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पे होता है क्या एटम। ऐसे कुछ होता है। और आपको पता है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर हो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं एक तो सेंटर पर होते हैं, और दूसरी चीज होते हैं एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे होते हैं। एज का सेंटर दोस्तों क्या होता है, एज का सेंटर मतलब ये इधर कहीं। ठीक है, तो ऐसे कितने एज हुए, 12 एज, तो 12 एज सेंटर हुए और 1 सेंटर हुआ। आपको पता है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना। 12 एच सेंटर में एक एच को 4 लोग शेयर करते हैं, तो जहां पर आ गया 3 प्लस कितना आ गया 1 4। मतलब इस पूरे यूनिट सेल में कितने वाइड है, इस पूरे लैटिस में कितने वाइड है, 4 वाइड है। यहाँ पर जो टोटल वाइड है वो 4 वाइड है। और आपको पता है कि यहाँ पर इफेक्टिव एटम भी कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। मतलब एक लैटिस के रिगार्डिंग, एक लैटिस के रिगार्डिंग एक वाइड है। कितना आया, एक वाइड। और वैसे आपको पता भी होगा, अगर आपने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट सीखा होगा, जैसे आपने पता होगा कि टेट्राहेड्रल वाइड ऐसे बनाते थे और इसके ऊपर एक एटम रखे थे ऐसे 3D पे, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे करते थे, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कुछ चीजें, और कोई बात नहीं है, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते थे, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड आपका आता है, ये ओवी। और आप काउंट करेंगे, अगर अगर आप बेटा काउंट करेंगे तो एक ओवी में क्या होता है, एक टीवी में, सॉरी, एक टीवी अगर आएगा तो 2 ओवी आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, और उसको आप मार्क कर। ओके, तो थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं आगे। गुड लक।